प्रश्न 19। जनजातीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। What do you understand by social cultural profile of tribal? Elaborate. Audio Jungle. उत्तर जनजातियों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताएं। जनजातीय संस्कृति मूलतः आदिम संस्कृति है, जिस पर लोक संस्कृति का विशालतम स्वरूप खड़ा है। आज भी अनेक ऐसी जनजातियां हैं जिनमें आदिम संस्कृति के कई मूल तत्व पाए जाते हैं। अनेक आधुनिक परिवर्तनों के बावजूद जनजातियों में आंशिक बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनकी मान्यताओं परंपराओं के प्रति गहरी आस्था और विश्वास है। जनजातियों के रूढ़िवादी मन किसी भी बदलाव को तभी ग्रहण करते हैं जब उन्हें यह विश्वास हो जाए कि बदलाव के कारण उनकी सहजता में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। आदिम समाज प्रमुखतः वनोपजीवी रहा है। जनजातीय लोगों का जीवन पूरी तरह जंगलों पर निर्भर है। आज भी अधिकांश जनजातियों का निवास एकांत घने जंगलों में देखा जा सकता है। आदिम समाज के लोग अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आसपास के पेड़ पौधों, नदी, नालों, पहाड़ों तथा जंगलों से ही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनजातीय समूह यदि किसी चीज से प्रभावित अथवा परिवर्तित होते हैं तो वह संस्कृति ही है। मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति सोचने और बोलने की है। मनुष्य के पास विवेक है और विवेक के मूल में ज्ञान तथा अनुभव है। आज भी अधिकांश जनजातीय लोग प्राकृतिक जीवन जीते हैं। किसी समय आदिम मानव के पास न वस्त्र थे न मकान। वह अपने शरीर पर वृक्ष के पत्ते या छाल लपेटता था। वृक्षों के नीचे ही उसका निवास था। उस समय उसे कोई चिंता थी तो केवल भोजन की। जंगली कंदमूल, फल की तलाश ही उसके जीवन का उद्देश्य था। शिकार करना उसका एक प्रमुख कार्य था। जनजातीय लोगों में प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों के प्रति सहज विश्वास रहा है। इसी विश्वास के आधार पर जनजातीय समाज के लोग वृक्षों, नदी, पहाड़ तथा जंगल में किसी न किसी देवता का वास मानते रहे हैं। कई ऐसी जनजातियां भी हैं जो पशु और पक्षियों में देवता का वास मानती हैं। बैगा जनजाति के लोग सूअर पूजक होते हैं। सूअर उनके लिए नारायण देवता है। अनेक जनजातियां मगर, मछली, गाय, बैल, भैंस और नंदी पूजक हैं। पितृ पूजा और सूर्य पूजा के अलावा यहाँ भेड़ और बकरी तक की पूजा की जाती है। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। भूमि जनजातीय लोगों में सांस्कृतिक विविधता का एक प्रमुख कारक है। जैसे जैसे लोग पृथ्वी पर सुविधापूर्वक निवास के लिए बढ़ते गए, त्यों त्यों प्रकृति और मानव के अंतर्संबंध और प्रगाढ़ गए। जहां जहां मनुष्य को रहने लायक पृथ्वी दिखी, वहां वहां लोग पहुंच गए। लोग विषम परिस्थितियों के बावजूद हर जगह रहते आए हैं, क्योंकि वे वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप संस्कृति निर्मित करने में सफल रहे। भारत में भी जनजातीय लोग कठिन भूभाग में रहने के आदी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में जनजातियों के रहने की भौगोलिक दृष्टि से ऐसी दुर्गम जगह है जहां उनकी अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में बस्तर के मुरिया मारिया घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। भील भीलाला सड़क से दूर घर बनाकर रहते हैं। कोरकू जनजाति के लोग कतारबद्ध बनाकर किसी बड़े कस्बे के निकट निवास करते हैं। भारी या पातालकोट में जमीन से 2500 फीट नीचे रहते हैं। मंडला के बैगा घने जंगलों में गांव बनाकर रहना पसंद करते हैं। राजस्थान के भील तथा गरासिया लोग जंगलों में ही रहने के आदी हैं। यहाँ हमें इस बात को भली भांति ध्यान में रखना है कि मनुष्य जाति जिस वातावरण या परिवेश में रहती आई है तथा जिस भूमि को उसने रहने के लिए चुना है, उसी के अनुरूप मनुष्य अपने जीवन को ढाल देता है। बात तो सही है। जनजातियां सामान्यतः वनोपज तथा कृषि पर निर्भर हैं। वनोपज पर सभी जनजातियों का अधिकार है। महुआ, कंद, मूल, फल, जड़ी बूटियां आदि प्रत्येक जनजाति के लोग जंगलों से एकत्रित कर सकते हैं। वे वनोपज को किसी स्थानीय हाट बाजार में बेच सकते हैं। पहले वे वस्तु विनिमय के माध्यम से ऐसा करते थे। आवास संस्कृति के केंद्र रहे हैं। जीवन की सभी गतिविधियां वही संचालित होती हैं जहां मनुष्य रहता है। आवास, चाहे आदिम समाज हो या लोक समाज, मनुष्य को स्थायित्व देता है। आदिम समूहों में अक्सर एक जनजाति के लोग एक साथ मकान बनाकर रहते हैं या नगरों के निकट अपने ढाने बनाकर वहां साथ रहने के सुख का आनंद उठाते हैं। कोरकू जनजाति के लोग कतारबद्ध मकानों का अरे कहना क्या चाहते हो? ढाना बनाते हैं। भील लोग अपना पृथक पृथक फालिया बनाते हैं। टोडा जनजाति के लोग विशेष प्रकार के बने हुए मंदिरनुमा लकड़ी के मकानों में रहते हैं। पूर्वांचल के लोग बांस के मकान बनाते हैं। मंडला क्षेत्र के गोंड आदिवासियों के मकान ग्रामीण वास्तुकला के उत्तम उदाहरण है। घर बनाना अपने आप में एक कला है।
प्रत्येक जनजातीय संस्कृति में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनके पीछे अनेक पीढ़ियों की बौद्धिक और आत्मिक सोच होती है। वास्तव में मनुष्य ने प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त कर अपने भीतर से संस्कृति का रूप प्रकट किया। आदिम संस्कृतियों के स्वरूप निर्मित करने में जीवन शैली तथा परंपराएं, आस्था और विश्वास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संस्कृति में मनुष्य का संपूर्ण आचरण सम्मिलित होता है। यही कारण है कि संस्कृति मनुष्य के भीतर सत्य तथा नैतिकता की कई परतें निर्मित करती है। मानवशास्त्री सदैव यह मानते रहे हैं कि संस्कृति कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वो तो मनुष्य में घुली मिली रहती है। संस्कृति में धर्म, कानून, राजनीति, प्रेम, घृणा, उत्कृष्टता तथा निकृष्टता सभी कुछ समाये होते हैं। अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं तथा प्रथाओं के निर्वाह में आदिम संस्कृति के अनेक महत्वपूर्ण तत्व उजागर होते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और जादू टोना करने वाले आदिवासी लोग जीवन के प्रति आस्था रखते हैं। यह लोग बैगा, भोपा, खड़वा तथा गुनिया ओझा आदि की आज्ञाओं को देवताओं के आदेश समझकर पूर्णतया उनके अनुरूप आचरण करते हैं। किसी भी धार्मिक अथवा सामाजिक अनुष्ठान में संपूर्ण जनजाति अथवा गांव की सहमति और सक्रिय भागीदार होती है। पारस्परिक सहयोग और एक दूसरे के सुख दुख में सदैव भागीदारी जनजातीय समुदायों की प्रमुख विशेषता है। संस्कृति में किसी भी जनजाति, समाज और देश के स्वप्न और स्मृतियां मौजूद होते हैं। संस्कृति समाज के लोगों को एक पहचान देती है। संस्कृति ही लोगों की प्रतिष्ठा का कारण बन जाती है। कोई भी व्यक्ति, समाज तथा देश संस्कृति विहीन नहीं है। जीवन में प्रयोग में आने वाली भौतिक वस्तुओं में भी संस्कृति के प्रमुख तत्व की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। संस्कृति मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिक, साहित्यिक और कलात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से व्यक्त होती है। मनुष्य के उठने बैठने, बोलने, चालने तथा पहनने ओढ़ने तक से उसकी संस्कृति पहचानी जा सकती है। किसी भी अंचल तथा देश की संस्कृति वहां के लोगों की जीवन शैली के अलावा सबसे अधिक कला तथा वाचिक परंपरा के माध्यम से व्यक्त होती है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि संस्कृति सभी बातें मौजूद होती हैं जिनके माध्यम से मनुष्य संवेदनशील और विश्व की सर्वोत्तम कृति बनते हैं। समझ रहे हो? जनजातीय समुदायों की कला परंपरा उनके अनुष्ठानों और सामाजिक उत्सवों के अवसर पर देखी जा सकती है। गीत, नृत्य, संगीत, चित्र तथा शिल्प की परंपरा प्रायः प्रत्येक जाति, जनजाति और समुदाय में पाई जाती है। मनुष्य में सृजन की स्वाभाविक इच्छा होती है और नृत्य मनुष्य की इस इच्छा का प्रथम सोपान है। नृत्य एक ऐसी आदिम प्रबल अनुभूति मानी जा सकती है जिसने मानव आंतरिक और बाह्य जगत को आनंद की लय दी और उसे वाद्य और संगीत के माध्यम से सौंदर्य प्रदान किया। भाषा, चित्र, मूर्ति तथा काव्य उसकी इसी सृजनात्मक इच्छा का परिणाम है। जनजातीय लोगों में सहअस्तित्व की प्रबल भावना पाई जाती है और इसकी अभिव्यक्ति सामूहिक नृत्य ज्ञान के माध्यम से हुई। वास्तव में देखा जाए तो सामूहिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य पालन की मूल भावना आदिम समूहों के सभी क्रियाकलापों में पाई जाती है। भगवान शिव को ब्रह्मांड के प्रथम नर्तक के रूप में चित्रित किया गया है। आदिम समाजों में भी बदले रूप में शिव की मान्यता पाई जाती है। जनजातियों में शिव की कल्पना नर्तक के रूप में तो की ही गई है, परंतु साथ ही सृष्टि से सृजक के रूप में भी की गई है। इन लोगों में शिव नाम से तो कई देवता नहीं पाए जाते हैं, परंतु बस्तर के मुरिया मारियाओं का आदि देव लिंगापिन, कोरकुओं का मुलागोंड, मंडला के गोंडों का बड़ा देव, बोगाओं का नांगा बैगा और नंगी बैगिन, भीलों के गवरी का नायक बुढ़िया तथा नायका राय शिव तथा पार्वती के समरूप ही आदि देवताओं की पूजा की जाती है। बस्तर के मुरिया मारिया के अनुसार उनके देवता धरती का निर्माण करने वाला तथा वनस्पति पैदा करने वाले देवता हैं। उनके देवता ने ही नृत्य, वाद्य और संगीत की सर्वप्रथम रचना की। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जनजातियों में शिव और विष्णु को संयुक्त रूप से पूजा जाता रहा है। आदिम देवताओं में शिव और विष्णु को सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप ही अनाज संग्रह करने वाली आदि जातियां पहले की तुलना में कृषि कर्म पर अधिक निर्भर हो गई तथा अन्न का उत्पादन करना ही उनका मुख्य लक्ष्य हो गया। यहीं से जनजातियों में व्यवस्थित कृषि सभ्यता का विकास हुआ। जैसे जैसे उनमें कृषि सभ्यता का विकास हुआ, उसके साथ साथ ही ललित और शिल्पकलाओं का भी विकास होता गया। इसी समय से पेट की भूख के साथ साथ मानव की मानसिक तथा आत्मिक भूख के साधनों का भी विकास हुआ। यहीं से आदिम नृत्यों से लोक नृत्यों का प्रारंभ हुआ। आदिवासियों में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। जनजातियों में नृत्य करना उनकी परंपरा का एक हिस्सा है। बस्तर के मुरिया आदिवासियों में प्रत्येक किशोर लड़की को गोटुल में नाचना, गाना बजाना अनिवार्य है। मंगनी, सगाई, विवाह, मड़ाई, पर्व, त्योहार आदि ऐसे मौके हैं जिनमें युवक युवतियां बड़े उल्लास के साथ नृत्य क्रीड़ा में सम्मिलित होते हैं। आदिम नृत्य एकल प्रदर्शन से परे समूहगत होते हैं।
इन नृत्यों में सामान्यतः स्त्री पुरुष एवं बड़े छोटे का कोई भेद नहीं होता है। यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आदिम और लोक नृत्यों के स्वरूप को निश्चित करने में भौगोलिक और भौतिक कारकों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोक नृत्य जातीय संस्कृति के संवाहक होते हैं। किसी नृत्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह किस जाति समूह संस्कृति का नृत्य है। लोक नृत्यों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये समय के लोकप्रिय तत्वों को आत्मसात करते रहे हैं। यही वास्तव में लोक नृत्य की जीवन शक्ति है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पूर्व में हम जनजातियों का भौगोलिक, प्रजातीय और सांस्कृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत कर चुके हैं। विभिन्न जनजातियों का भौगोलिक परिवेश एक दूसरे से कुछ भिन्नता लिए हुए होता है। इसी भिन्नता की स्पष्ट छाप उनकी जीवन शैली और समग्र रूप में उनकी संस्कृति में देखी जा सकती है। परिस्थितियों की भिन्नता के कारण अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया के दौरान ही विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों और संकुलों का निर्माण किया गया। इसी दौरान सामूहिक जीवन के कारण प्रथाओं, परंपराओं, आचरण संबंधी नियमों आदि का विकास हुआ। कहीं पर संस्कृति का एक विशेष रूप निर्मित हुआ तो किसी अन्य स्थान पर कुछ निम्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई। इस प्रकार सामान्यतः जनजातीय लोगों की संस्कृति और सामाजिक जीवन में विविधता देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं का उल्लेख पूर्व किया गया है। वहां उनके सांस्कृतिक सामाजिक जीवन की विविधतापूर्ण झलक देखने को मिलेगी। ये चुप है। या 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 या